नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रहे एनएसयूआई छात्रों को पुलिस ने दौड़ाया, वाटर कैनन का भी किया प्रयोग। गैस सिलेंडर की कमी के कारण उमड़ी भीड़ के चलते पवार गैस एजेंसी के खिलाफ शिकायत दर्ज। सीधी हत्याकांड में पुलिस के ऊपर लगे गंभीर आरोप, आईजी कार्यालय में शिकायत दर्ज। और करंट की चपेट में आने से लाइनमैन की मौत। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रहे एनएसयूआई छात्रों और पुलिस के बीच आज तनातनी देखी गई। इस दौरान वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। रीवा में सोमवार को छात्र संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने छात्र युवा विरोधी नीतियों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षण संस्थानों में कथित भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथों में संविधान की किताब लेकर कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले ही थे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पहले से ही भाजपा कार्यालय के आसपास बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। करीब 500 की संख्या में कार्यकर्ता जैसे ही भाजपा कार्यालय की ओर बढ़े, उन्हें राजपूत गन फैक्ट्री के सामने रोक लिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और एनएसयू कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को मौके से गिरफ्तार भी किया। ये पहली दफ़ा नहीं है जब पुलिस ने एनएसयूआई छात्रों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की है। इसके पहले भी जब भी एनएसयूआई छात्र संगठन ने ऐसे प्रदर्शन किए हैं, पुलिस ने सख्ती का प्रयोग किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का आज एनएसयूआई रीवा के नेतृत्व में घेराव प्रदर्शन का कार्यक्रम का आह्वान पहले से किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमने आह्वान किया था। हजारों छात्र युवा साथी इसमें सम्मिलित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीति, युवा विरोधी नीति, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ ये हमारा प्रदर्शन था। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव फैलाने का काम किया, आज छात्रों को छात्रों से लड़ाने का काम किया। हमारे समाज को किसी प्रकार से किसी भी एक्ट की जरूरत नहीं थी। हम सब एक थे। हम ब्राह्मण भी को मानते थे, हम ठाकुर को भी मानते थे, हम सिख ईसाई आपस में सब भाई मानते थे। आज पहले इन्होंने हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, आज इन्होंने हिंदू को लड़ा दिया यूजीसी के नाम पे। तो भारतीय जनता पार्टी मात्र और मात्र केवल छात्रों में जातिगत भेदभाव फैलाने का काम किया जा रहा है। आपने देखा एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम आया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आपने देखा भारत से अमेरिका की ट्रेड डील हुई, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी सरेंडर हो गए, किस प्रकार से किसान विरोधी नीतियों में समझौता किया गया। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो। जो भी लोकतंत्र की आवाज उठाता है उन्हें ये दबाने का काम करते हैं। लेकिन हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, हम डरने वाले नहीं, हम संविधान के रक्षक लोग हैं। बीजेपी जो है वो आरएसएस और एबीवीपी जो शाखाएं हैं उनकी, इनका कॉलेजों में प्रयोग करके छात्रों को भीड़ के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। और साथ में वहां के जो शिक्षक हैं बहुत सारे कॉलेजों के, वो बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जो एक विचारधारा को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन एनएसयूआई के एक पदाधिकारी आज इस मांग को लेकर जा रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में जिनका भी नाम है उस पर जांच होनी चाहिए, साथ में अमेरिका ट्रेड डील वापस होनी चाहिए, साथ में जो यूजीसी एक्ट आया है उसमें जो हमें सबको लड़ाने का काम किया गया है, आपस में सभी जाति धर्म के लोगों को लड़ाने का काम किया गया, दंगा फैलाने जैसी स्थिति निर्मित की गई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। हम किसी भी जाति धर्म के विरोधी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, आज हिंदू को हिंदू से लड़ाकर इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये जन विरोधी नीतियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग किस प्रकार से हमारे कांग्रेस कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की, तब ये पुलिस प्रशासन की आंसू गैस कहां थी, तब ये पुलिस प्रशासन की बैरिकेड कहां थी, तब ये लाठीचार्ज कहां थी, उनको ले जाकर तोड़फोड़ कराया गया। हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां घुसकर मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें जेल हुई। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ छेड़कर महंगाई पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, ये स्थानीय रोजगार पे बात नहीं करते। अभी पहले इन्होंने रोजगार उसके लिए सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ा किया, अभी लोगों को पहले इन्होंने कोरोना के समय ऑक्सीजन के लिए इन्होंने खड़ा कर दिया, और फिर इन्होंने बीच में देखा होगा आपने कि लगातार जनता को चूतिया बनाने का काम कर। गैस सिलेंडर की कमी के चलते इन दिनों शहर में भारी भीड़ देखी जा रही है। इसी भीड़ के कारण आज पवार गैस एजेंसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई।
रीवा में जेएनसीटी कॉलेज और बनस्थली स्कूल के सामने मुख्य मार्ग अवरुद्ध होने को लेकर पवार इंडेन गैस गोदाम के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी है। संस्था की ओर से प्रशासन को दिए गए आवेदन में बताया गया कि जेएनसीटी कॉलेज और बनस्थली स्कूल में लगभग 3000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन कॉलेज के मुख्य मार्ग पर पवार गैस गोदाम संचालित होने के कारण आए दिन आवागमन बाधित हो रहा है। बताया गया है कि गैस गोदाम का दरवाजा कॉलेज रोड की ओर होने के कारण गैस से भरे ट्रक सड़क पर ही खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। वर्तमान में शहर में गैस सिलेंडर की समस्या के चलते उपभोक्ताओं की भीड़ भी लगातार बढ़ रही है, जिससे स्कूल और कॉलेज का रास्ता पूरी तरह से जाम हो रहा है और छात्रों के आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नाम है पावर एजेंसी का, और इस समय आप देख रहे हैं कि देश भर में गैस की कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक तो ये समस्या है, दूसरा ये जो कॉलेज की रोड है इसमें ट्रक खड़े करके और इतनी ज़्यादा भीड़ लगा देते हैं कि इस कॉलेज में छोटे छोटे बच्चे आते हैं। स्कूल भी है, हमारी बनस्थली स्कूल है, कॉलेज कैंपस है, और लगभग पूरे संस्थान में 3000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं। और ट्रक से जब वो सिलेंडर फेंकते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि बच्चों के सर में गिर जाएगा और जान माल का बड़ा खतरा रहता है। तो इस वजह से, और आज सुबह और इसके पिछले 2-3 दिनों से तो ये हालत है कि बच्चे कॉलेज या स्कूल आ ही नहीं पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि बच्चों को वहाँ पेरेंट्स छोड़ देते हैं और उनको पैदल आना पड़ता है। तो ये स्थिति है, जबकि इंडियन गैस गोदाम के पास नेशनल हाईवे की तरफ खुद की जमीन है, चाहे तो अगर गेट वो उधर से कर लें तो ये जो समस्या है इसका निदान हो जाए। लेकिन कई बार उनको कहने के बाद भी उन्होंने अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हाँ, इस संस्थान में इंजीनियरिंग चलता है और साथ में स्कूल चलता है, ITI है। आसपास भी और शैक्षणिक संस्थान है कई सारे। नहीं, हमारे ग्रुप में ही कई सारे शैक्षणिक संस्थान है। इंजीनियरिंग के साथ साथ ITI है, डिप्लोमा है, MBA है, महाविद्यालय है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, छोटे छोटे बच्चों की स्कूल, बनस्थली स्कूल चलती है। तो बड़ा कैंपस है, लगभग यहाँ 3000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं और सभी के लिए समस्या यहाँ पर बनी हुई है। जैसे वो लगभग इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। एक तो लोग वैसे भी परेशान हैं, और गलत तरीके से अभी भी अगर आप देखे होंगे तो ट्रक खड़ा हुआ है रोड में। तो ये स्कूल है रतहरा में, रिंग रोड से, मतलब ब्रिज के पास जेएनसीटी कैंपस में। तो इस समय बच्चों का एग्जाम चल रहा है, तो सुबह जब लेके आओ बच्चों को या लेके जाते समय इतना ट्रैफिक रहता है, तमाम रोड पूरा ब्रिज तक जाम रहता है। लोग उल्टी सीधी गाड़ियां लगा के सिलेंडर पूरे रोड में फैलाए रहते हैं। जो व्यवस्था सिलेंडर बंटवाने में करते हैं जो पवार गैस एजेंसी वाले हैं, उनकी व्यवस्थाएं सही नहीं है। लोगों को बहुत परेशानी होती है और मतलब बच्चों का पेपर लेट हो जाता है। आज तो सुबह इतना जाम था कि आधा घंटा लेट बच्चे गए पेपर में। तमाम लड़ाई झगड़ा होता है, पुलिस भी नहीं रहती है व्यवस्था में। ये सारी चीज़ें दिक्कतें हैं, तो इसको सुधार किया जाए। मतलब बेफालतू पब्लिक भीड़ लगा के रखती है, अनायास लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सारी चीजें, इसको सुधार किया जाए। आपके बच्चे पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? हमारा बच्चा 5th में पढ़ता है। उसका पेपर था आज सुबह, मतलब 9 बजे से, तो 8:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक मतलब मैं खड़ा रह गया। तब भी बच्चे को फिर रोड में पैदल छोड़ के, पैदल गाड़ी खड़ी करके पैदल जाना पड़ा, तब पहुंचे। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग ये है, सर ये परीक्षा का समय चल रहा है, बच्चे आते हैं, स्कूल आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ ऑटो से आ रहे हैं, कुछ अपने निजी वाहन से आते हैं। सर ओवरब्रिज के बाद जो स्कूल का रास्ता है वहाँ पे ट्रक खड़े रहते हैं सिलेंडर के। लोकल भी वहाँ की जो पब्लिक है वो कार और मोटरसाइकिल लगा के रखती है, बड़े वाहन नहीं निकल पाते। यहाँ तक कि सर पैदल निकलना भी काफी मुश्किल होता है, बच्चे समय से नहीं पहुँच पाते हैं। हम बच्चों को प्रॉपर स्कूल के गेट तक नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों का भी है, और गैस सिलेंडर जैसी ऐसी चीजें हैं, जिस तरह से भीड़ है, लोग घंटों से दोपहर में खड़े हैं, बगल में स्कूल है, तो एक बड़ी घटना भी हो सकती है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, इसकी ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि भीड़ कम से कम हो, ताकि स्कूल से छोटे छोटे जो बच्चे आ रहे हैं या अलग भी वहाँ पे जो आवास। सीधी हत्याकांड में पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी शिकायत लेकर आज पीड़ित परिवार आईजी कार्यालय पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। सीधी जिले के चुरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़खरा 734 में युवक की मौत के मामले में नया मोड़ ले लिया है। मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस महानिरीक्षक को आवेदन सौंपा है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बड़खरा 734 निवासी इंद्रपाल पटेल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले में परिजनों ने गाँव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया कि घटना के बाद चुरहट थाने में शिकायत दी गई, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जो कब पकड़ के लेके रहे हैं,
उनके परिवार का, सुनीता पटेल के परिवार का है, शंकर पटेल के लड़का गोलू का है और सुनीता पटेल का है, शिवराम का है। इनका सबको बैठाए रही है, बैठाए के बाद तीसरे दिन सबको छोड़ दी। कोनो कार्रवाई नहीं होला, कुछ होती है, कहते लोग बड़ी है, कुछ नहीं किया लोग। इसलिए हत्या की गई थी, क्या मानना है आपका, क्यों मारे होंगे? सब खेत के विवाद से, खेत के कारण। खेत का क्या विवाद है? खेत का विवाद ये रहा था, तो पारिवारिक लड़ाई रही है और पारिवारिक लड़ाई में ये आदमी जा रहा तो उनको मदद कर रहा है। उनका खेत वो धान दे रहा खेत, तो मदद कर रहा पूरा, और वो खेत वो बोल रहा है अधिया, पूरा खेत वो बोल रहा है, और वही ना खेत पूरा अधिया वो है साहब। तो मैं पूरा यही कारण दुश्मनी कारण के काटा जाए तो रास्ता खत्म हो गया। अभी आईजी साहब ने क्या आश्वासन दिया है, क्या बोल अजय तो वो दिन है पाउची के क्या बोले कि जाओ उसको जांच करवाएंगे, भेजेंगे वहाँ पर जांच करवाएंगे। राज में खंभे में चढ़कर बिजली का काम कर रहे लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक राजकुमार दाहिया के परिजनों ने बताया कि आरबीएल अशोका कंपनी द्वारा पड़री सिरमौर में बिजली सुधार का काम किया जा रहा है, जहां पर राजकुमार खंभे में चढ़कर लाइन सुधार का काम कर रहे थे कि किसी ने अचानक बिजली शुरू कर दी, जिससे राजकुमार बिजली की चपेट में आकर खंभे से गिर गए, जिन्हें इलाज के लिए 27 फरवरी को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया था, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। राजकुमार अजमाइन गांव थाना ताला अंतर्गत रहने वाले थे। नाम है आपका? गुलाब राज दाहिया। ये क्या घटना हुई थी? घटना ये करंट की वजह से हुई। काम कर रहे थे लाइन का 11,000 वोल्टेज का जी। तो कैसे क्या? ये काम लगा था कंपनी की तरफ से थे, कंपनी का नाम RVNL अशोका है, जिसमें काम कर रहे थे पड़री गांव में, सिरमौर पड़री। वहाँ खंभे में चढ़ाया गया इनको, ठीक है, काम कर रहे थे, खंभे में चढ़वा के काम करवा रहे थे। इसके बाद लाइन चालू कर दिए इधर से, अचानक चालू कर दिए। बिना परमिट उर्मिट लेने वाले शुभम सिंह परिहार थे, उनके साथ जो सुपरवाइजर लोग थे जी। करंट लगे तो गिर गए नीचे? जी नीचे गिर गए। ये कब की घटना है? 27 फरवरी। ये भर्ती थे? जी अभी भर्ती थे। कब मौत हुई इनकी? कल शाम 3 बजे। क्या नाम था इनका? राजकुमार दाहिया, निवासी अजमाइन, ग्राम अजमाइन, पोस्ट ललितपुर, थाना ताला, तहसील अमरपाटन। ताला थाना जी। ये मतलब प्राइवेट उसमें काम कर रहे थे कंपनी में कि सरकारी? प्राइवेट थी। प्राइवेट कंपनी, ठेकेदार के? जी। आपका नाम? गुलाब राज दाहिया। ट्रक के पीछे बाइक घुसने से एक अधेड़ की मौत की खबर सामने आ रही है। ट्रक के पीछे बाइक घुसने से एक व्यक्ति की मौत की खबर आई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार विश्वनाथ सोधिया अपनी बेटी की ससुराल से लौट रहे थे कि रास्ते में बेला के मार्ग के पास ट्रक के पीछे अपनी बाइक समेत घुस गए, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम है पैरामेडिकल दीपक मिश्रा। ये क्या घटना हुई है? ये बेला से आगे के मार्ग के पास बाइक से ये जा रहे थे, ट्रक में पीछे से टकरा गए हैं, तो इनको हेड इंजरी हो गई है। ट्रक वाले ने पीछे तक रोका है? हाँ, ये ट्रक के पीछे टकराए हैं। हाँ, पीछे टकराए। क्या नाम है इनका? इनका विश्वनाथ सोधिया। कहाँ के रहने वाले हैं? दूबी के हैं, दूबी गढ़वा के हैं। दूबी गढ़वा? हाँ। थाना गोविंदगढ़ है। हाँ। उनकी मौत हो गई। अब ये तो हेड इंजरी ज़्यादा हुई है, डॉक्टर लोग बताएंगे, यहाँ एडमिट किए हैं। ये अभी इनको क्या बजे हुआ है? ये अभी 8:30 के आसपास। 8:30 बजे? हाँ। ट्रक और मोटरसाइकिल? हाँ। नाम बताइए, क्या नाम है? जमीनी विवाद में हुई मारपीट के चलते पीड़ित की आवाज जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नारायण चक्की बिछिया के पास रहने वाले गेंदलाल की आवाज़ उस समय चली गई जब जमीनी विवाद के चलते चेतलाल बंसल ने उनके ऊपर गैंती के बट से प्रहार कर दिया। बताया जा रहा है कि बीते 3 दिन से पारिवारिक विवाद चल रहा था। कल घर में बरहों संस्कार था, जहां डीजे बज रहा था। उसी समय चेतलाल गैंती लेकर आया और ज़मीन खोदने लगा। जब गेंदलाल ने मना किया तो उसने गैंती से सीने पर मार दिया। उसी वक्त गेंदलाल की आवाज़ चली गई। पीड़ित परिवार ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। क्या घटना क्या हुई, क्या ये घटना हुई आज, ये 3 दिन से लड़ाई मेरे घर में लगी है। चेतलाल बंसल ये लड़ाई झगड़ा करता है, बोलता है हम ज़मीन से बनाएंगे। हम बोलते हैं कि हमारे वहाँ देवी देवता रखे हैं, एक हाथ एक बीता छोड़ दो।
तो कल तो 4 जन आए तो समझा गए तो हम लोग मान गए। आज हम लोग डीजे बाजा बजा के, हमारे नाती हुआ है, खाना पीना कर रहे थे तो ये आके खोदने लगा। तो हम बोले कि बेटा आज ना खोद कल खोद लेना, कल से बना लेना, आज हम इतना खर्चा करे हैं, सबको खाने पीने दो। तो वो माना नहीं, खोदने लगा। ये थोड़ा सा शराब पिया था ज़रूर, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तो ये जब मना करा, गैंती पकड़ा तो उसको गैंती का हुद्दा लगा के भीती में उसको चपका दिया गया। उतनी समय से इसकी आवाज़ बोलती बेहोश हो गया, इसके होश नहीं आया। अब किसी तरह से इसको अब इलाज, ना तो पुलिस सुनती, ना तो थाना सुनता, ना तो कोई डॉक्टर सुनता, ना कोई सुनता। मैं अकेले 2 बच्चों को लेके परेशान हूँ। कब से विवाद चल रहा है? विवाद ये 3 रोज से चल रहा है। पहले भी जमीन के हाँ, पहले ज़मीन आज 20 साल के चलता है। ये लच्छू बसुहार दे के बंसल सबको जान मरवाता है, सबको ज़मीन बांटता है, देता है और लड़ाई लगवाता है। क्या नाम है इनका जिनके लगी है चोट? ये गेंदलाल बंसल माने नाम सनी है। अचेत लाल पकड़े था, सनी मारा है गैंती से, गैंती के हुद्दा भाई मारा है। गैंती छड़ी गैंती नहीं मारा है। आवाज बंद हो गई है? हाँ, मारते आवाज़ इसकी बंद हो गई, बेहोश हो गया, गिर पड़ा। हम लोग चिल्ला के रोते रहे। हमारा बच्चा नहीं बोल पा रहा। क्या चाहती है आप? हम चाहते हैं कि सरकार हमारी कार्रवाई करे, हमको सरकार ने वो दे। अब नाम बता दीजिए आप कौन है? देखिए क्या है, जो पेशेंट आया है वो कैजुअलिटी में आया है पेशेंट। तो उसके साथ क्या है कि जहाँ तक उसके परिवार वालों ने, परिजनों ने बताया कि उसके साथ मारपीट की घटना हुई है, जिसके बाद से उसकी आवाज़ निकलना बंद हो गई है। तो जैसी भी जो भी जानकारी है, मारपीट जिसका लेना देना है, वो सब परिजनों ने बताया है। तो वो तो खुद कुछ बता नहीं पा रहा है, तो अब उसको जांच चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। अभी नहीं बता सकते, जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है। जो आगे ट्रीटमेंट होगा उस हिसाब से चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं, अभी तो नहीं आ रही है आवाज़, नहीं आ रही है। हाँ, मारपीट की घटना के बाद सीने में ही चोट है, बस सीने में ही ब्लंट ट्रॉमा है चेस्ट का उसको। डॉक्टर इशिता अग्रवाल, सीएमओ के पत्र में कार्यरत। ये रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सिर्फ फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर भिंड तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा परिसर में आयोजित प्रतिभा 2026 का उद्घाटन दिवस ऊर्जा और रचनात्मकता के रंगों से सराबोर रहा। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन परिसर निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र डहेरिया द्वारा किया गया। उद्घाटन के साथ ही पूरे परिसर में सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों का वातावरण जीवंत हो उठा।
उद्घाटन दिवस की शुरुआत रंगोली प्रतियोगिता से हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने रंगों और आकृतियों के माध्यम से अपनी सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करते हुए आकर्षक कलाकृतियां प्रस्तुत कर कला प्रदर्शन किया। इसके बाद आयोजित फीचर लेखन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की रचनात्मक लेखन क्षमता और विचारशीलता की झलक देखने को मिली। तत्पश्चात आयोजित पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में प्रतियोगियों ने सामाजिक सरोकारों और समकालीन विषयों को रचनात्मक चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। तकनीकी दक्षता और डिजिटल अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित वेबसाइट डिजाइनिंग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने आधुनिक तकनीक और रचनात्मक प्रस्तुति का उत्कृष्ट संयोजन प्रस्तुत किया। वहीं कार्टून मेकिंग प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने व्यंग्यात्मक और रचनात्मक चित्रों के माध्यम से समाज की विविध परिस्थितियों पर तीखा और रोचक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसके अलावा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा तत्कालीन भाषण, जहां पर छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज के आयोजन में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के शिक्षक, समन्वयकों तथा निर्णायक मंडल की भूमिका सक्रिय रही। सभी प्रतियोगिताएं निर्धारित समयानुसार सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई, जिसमें प्रतिभागियों में उत्साह और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सकारात्मक वातावरण देखने को मिला। पूरे आयोजन को लेकर प्रशिक्षु छात्रा स्नेहा त्रिपाठी ने निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र डहेरिया से बातचीत की। सर, प्रतिभा पर्व आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय का ये जो प्रतिभा, हमने तो ये प्रतिभा नाम दिया है, एक्चुअली ये बच्चों का जो है वार्षिक सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता है एक प्रकार से। और इस प्रतियोगिता को हमने प्रतिभा नाम इसलिए दिया है कि विद्यार्थियों के अंदर जो प्रतिभा है वो प्रतिभा उस प्रतिभा में और निखार आ सके, इसलिए इस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर किया जाता है। और इसमें हर क्लास के बच्चे को पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो अधिक से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लें। देखिए कि सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं जो हैं वो करीब 20 प्रतियोगिता सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम की हैं, और इसके अलावा हर वर्ष जो है 5 से 6 प्रतियोगिताएं जो हैं वो हमारी खेलकूद की प्रतियोगिताएं होती हैं। तो कॉलेज में क्या होता है कि अधिकतम समय विद्यार्थी जो है वो पढ़ाई पे रहते हैं, पढ़ाई का प्रेशर रहता है, तो इस प्रेशर से निकाल के बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा में निखार आ सके, इसलिए इस आयोजन का उद्देश्य ये रहता है कि बच्चों के अंदर जो छिपी प्रतिभा है वो निकल कर बाहर आए। यही मुख्य उद्देश्य है इसका। सर, छात्रों को इस मंच से आगे बढ़ाने के लिए मतलब संस्था की क्या योजनाएं रहती हैं? जैसे कि छात्र मतलब कई लेवल के अकॉर्डिंग आते हैं, तो उनकी मतलब संस्था की क्या योजनाएं होती हैं? देखिए, अब ये जो है प्रतिभा में क्या होता है कि आप देखते हैं बहुत सारी कल्चरल प्रतियोगिताएं हैं, तो इसमें जो बच्चे फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, और जो जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहती है, तो उनके ऊपर और भी लोगों की नज़र आती है। तो रीवा तो खैर छोटा शहर है, भोपाल में बड़े पैमाने पर ये होता है, तो वहाँ विभिन्न जो जजेस आते हैं अलग अलग प्रतियोगिताओं के, वो बड़े प्लेटफॉर्म से आते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है, जैसे वहाँ भारत भवन है और भी जो थिएटर वाले लोग आते हैं, तो ऐसे बच्चों को और भी बड़े मंच पे अपना प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। अभिभावकों को और लोगों को, यहाँ तक कि यहाँ के छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के विद्यार्थियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हो या खेलकूद हो, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और अपनी प्रतिभा, आपके अंदर जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जी, धन्यवाद सर। अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संघर्ष परिषद के अध्यक्ष भी मैदान में उतरे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के अध्यक्ष ब्रह्मश्री पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने जिला अधिवक्ता संघ रीवा के चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु नामांकन दाखिल करते हुए कहा कि संसार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी तबका न्यायपालिका के आधार स्तंभ न्यायदान के सतह प्रहरी अपना सुख चैन त्याग कर पीड़ितों की सेवा करने वाले अधिवक्ताओं हेतु लगातार अनवरत कई वर्षों से संघर्षरत हूँ, क्योंकि अधिवक्ता जब संतुष्ट रहेंगे तभी न्याय की गंगा अविरल रूप से प्रभावित होगी। रीवा
जिलावार के अधिवक्ता समाज के ऊपर संकट थोपा गया है वो इतना असहनीय है और उसकी कहानी इतनी पीड़ादायक है कि हर अधिवक्ता आज इधर से उधर तमाशाबीन बना घूम रहा है। न कहीं बैठने की जगह है, न कहीं उठने की, न पानी की, न चारों ओर घोर अव्यवस्था फैली हुई है। ये जो कारकानी थी इसने इस तरह से कर दिया है कि आज हम अधिवक्ता एक दूसरे का देखते हुए, चेहरा देखते हुए किस तरह से अपनी वहाँ पे न प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, न जी पा रहे हैं, न मर पा रहे हैं, इस तरह का अधिवक्ता संघ ने हाल कर दिया है। अधिवक्ताओं की पीड़ा, उनके दुख दर्द को समाप्त करने हेतु आज मैंने जिला अधिवक्ता संघ रीवा के अध्यक्ष पद हेतु पर्चा लिया है और हमारी ये कोशिश रहेगी और सदैव से ही रही है, अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद द्वारा अनवरत पिछले कई सालों से अधिवक्ताओं के हितार्थ हर महीने, हर हफ्ते कार्य किया जा रहा है। चाहे वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे महिला अधिवक्ताओं के सम्मान सुरक्षा हेतु हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस की मांग हो, उच्च न्यायालय की खंडपीठ की मांग हो, विधि व्यवसाय की मांग हो और आपके बीमा, पेंशन योजना, हर मांगों को लेकर अधिवक्ताओं के हितार्थ सदैव से संघर्षरत हूँ। आज स्थिति ये है कि हमारे अधिवक्ता इतने परेशान हैं, बेहाल हैं कि उनकी पीड़ा देख के मन काफ़ी दुखी हो जाता है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि अगर मैं चुन के आता हूँ अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष, तो जितनी भी अव्यवस्थाएं पैदा की गई हैं उनके निराकरण हेतु अपने अंतिम सांस तक प्रयासरत रहूँगा। और मैं ये चाहूँगा जब अधिवक्ता जो प्रजातंत्र का चौथा आधार स्तंभ है और न्यायपालिका का आधार स्तंभ है, न्यायदान का मसीहा है, अगर वो हंसेगा तो पूरा संसार सुखी एवं संपन्न रहेगा। इसी अधिवक्ताओं के हितार्थ हमने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में हमने पर्चा लिया है। जय अधिवक्ता, जय रीवा अधिवक्ता संघ, जय हिंद। मऊगंज में विश्व कल्याणार्थ और युवाओं की जागृति के लिए रामकथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के नए जिले मऊगंज में इन दिनों रामकथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन मऊगंज के बराव में हो रहा है। आयोजन विश्व कल्याणार्थ और सनातन धर्म को आगे करने के उद्देश्य से हो रहा है, जिसका शुभारंभ 7 मार्च को हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आयोजक इंजीनियर विनीत मिश्रा ने क्या बताया, सुनिए। गणेशन धाम बराव में रामकथा का आयोजन रखा गया था। दिनांक 7 मार्च से 16 मार्च तक। 17 मार्च को विशाल भंडारे का आयोजन है। थोड़ा सा हम लोगों की मुलाकात लेट हुई है। आप लोगों के माध्यम से मैं ये चाह रहा हूँ कि 17 तारीख को जो विशाल भंडारे का आयोजन है, इस आयोजन में आप मीडिया साथियों के माध्यम से भंडारे में जहाँ जहाँ पे मैसेज पहुँचा सके आप लोग सब जगह पहुँचाएं कि हमारे वहाँ रामकथा के विशाल भंडारे में सारे लोग बढ़ चढ़ के आए। सारे लोग, माताएं, बहनें, युवा, बच्चे, जन जितने लोगों के पास आप लोग मैसेज पहुँचा सकें, ये सारे लोग बढ़ चढ़ के भंडारे में हिस्सा लें। क्या उद्देश्य रहा है पूरे आयोजन का? हमारा ये उद्देश्य रहा है कि मऊगंज अपन देख लें, जिला मऊगंज के मैं असल में बहुत पहले से मऊगंज से मेरा जुड़ाव रहा है। मेरा ननिहाल है वहाँ पे, तो मेरा आना जाना रहता था और गणेशन धाम से मेरा बड़ा पुराना जुड़ाव रहा है। मेरे को ऐसा महाराज जी ने बोला कि अपन एक कथा का आयोजन करते हैं, तो मैं उसमें देरी बिल्कुल भी नहीं किया। मैं बोला कि जैसी आपकी आज्ञा। तो हम लोगों ने कथा का आयोजन कराया और ये उद्देश्य रहा है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, तो युवाओं को मैं ये चाह रहा था कि वो सारे लोग भी आए और कथा का एक सारांश या आधा मतलब 15 मिनट की कथा भी अगर वो सुनेंगे तो उनकी जो मेंटल स्थिति है, सोचने समझने की जो क्षमता है, वो थोड़ा सनातन धर्म की ओर बढ़ेगी और उनकी जो नशा और ये सारी चीज़ों में आजकल झुकाव होता जा रहा है, वो झुकाव ना हो कि सनातन धर्म की ओर झुकाव हो, जो समाज को अच्छा मैसेज देगी और आगे उनकी पीढ़ी को भी अच्छा मैसेज देगी। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।